हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके 1000 पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 9 है। आप में से अगर किसी ने फर्स्ट 8 लेक्चर्स को मिस किया है तो जाके फर्स्ट 8 लेक्चर्स अच्छे से देख लीजिए, बिकॉज फर्स्ट 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट 8 पार्ट्स में मैंने आपके साथ 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ 41 क्वेश्चन से इस लेक्चर। ठीक है, एंड एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये 1000 पीवाईक्यूज की सीरीज को पूरा देखिएगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाएगा ना, आपके 1000 अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं 2020 से लेके 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज इसमें कवर हो जाएंगे, राइट? तो अगर आप इतने सारे अगर पीवाईक्यू करके जाते हो तो ट्रस्ट मी, आपको पेपर बहुत इजी लगने लगेगा और पेपर 2 कॉमर्स जो आपका वीक सब्जेक्ट है वही आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का 41 क्वेश्चन, सम डॉक्टर्स चार्ज पेशेंट्स फॉर मिस्ड अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, because the service value existed only at the point of appointment and disappeared when the patient did not show up. Is an example of which of the following 4 service characteristics? हमारे सामने ना सर्विसेज की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, 4 फीचर्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि ये जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। ठीक है, तो सर्विसेज क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। सर्विस मतलब जिस चीज को आप देख नहीं सकते, है ना, टच नहीं कर सकते, है ना, तो वो की आपकी सर्विसेज है ना, इंटेंजिबल होती है, इनसेपरेबल होती है। आप उसको सर्विस को और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं कर सकते हो। तो सर्विसेज कैसी रहती है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी टीच कर रही हूँ, तो टीचिंग क्या है, एक सर्विस है ना। आप कोई गुड थोड़ी खरीद रहे हो, आप क्या कर रहे हो, मेरी नॉलेज को ले रहे हो मेरे से, राइट? यहाँ डॉक्टर होता है कोई, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ट्रीट करता है। तो उसको ट्रीट करना क्या है, उसका आपको ठीक करना क्या है, उसकी सर्विस है जो वो आपको प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये तो बात हो गई कि सर्विस क्या है। अब आ जाते हैं कि अगर एक डॉक्टर के पास आपने क्या किया है, अपॉइंटमेंट बुक की है और वो अपॉइंटमेंट आपने बुक करने के बाद आप उस दिन नहीं गए अपॉइंटमेंट वाले दिन, तो अब क्या हो गया, अब वो सर्विस वहां पे खत्म हो गई। अब गए या आप नहीं गए, लेकिन आपकी सर्विस वहां पे खत्म होती है। ये किसका, ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ये है आपका पेरिशेबिलिटी वाला कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पेरिशेबिलिटी इज द राइट आंसर। पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सर्विस खत्म हो जाती है, एज लॉन्ग एज वो सर्विस चल रही है तब तक ही चलेगी। जैसे मेरा लेक्चर है सपोज, ठीक है, तो लेक्चर का टाइम कितना है, सपोज ये लेक्चर का टाइम है, सपोज 25 मिनट्स ये लेक्चर चलने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही 25 मिनट्स खत्म हो जाएंगे, सर्विस खत्म, है ना। फिर आपको अगर फिर से मेरा लेक्चर सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट से सुनना पड़ेगा, है ना। या सपोज आप कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज में अगर आज के आपने लेक्चर्स मिस कर दिए तो आपको फिर से क्या रिकॉर्डेड मिलने वाला है क्या कॉलेज से लेक्चर, नहीं, यानी वो लेक्चर वहां पे आपके लिए खत्म हो गया अगर आपने उसको अटेंड नहीं किया तो। वैसे ही सेम आप डॉक्टर के पास अगर अपॉइंटमेंट बुक करके बैठे और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो तो उसमें डॉक्टर की तो कोई गलती नहीं है ना, वो तो आपको सर्विस देने के लिए रेडी बैठा था, लेकिन आप ही सर्विस लेने के लिए गए ही नहीं, अपॉइंटमेंट वाले दिन गए ही नहीं। तो ये एग्जांपल है पेरिशेबिलिटी का। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है सर्विस खराब हो जाती, खत्म हो जाती है। सर्विस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलती है, उस टाइम पीरियड के बाद वो सर्विस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप ये पेरिशेबिलिटी क्या है ये क्लियर है। अब एक एक करके ना ये तीनों भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4। पहला कौन सा है, इंसेपरेबिलिटी, दूसरा कौन सा है, इंटेंजिबिलिटी, तीसरा कौन सा है, वेरिएबिलिटी, और चौथा कौन सा है, पेरिशेबिलिटी। अब एक एक करके ना इन चारों का मीनिंग डिटेल में समझते हैं, बिकॉज यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है किसी ना किसी फीचर से, इसके एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इनसेपरेबिलिटी मतलब सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर दोनों भी अलग अलग नहीं है, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर सेम ही है ना। जैसे मैं टीच कर रही हूँ तो टीचिंग भी मैं ही कर रही हूँ और टीचर भी मैं ही, है ना। वैसे ही अगर एक डॉक्टर है तो वो आपको
ट्रीट भी कर रहा है और वो डॉक्टर भी है सेम टाइम। तो इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग नहीं होते हैं, ये वन एंड द सेम ही होते हैं। लेकिन गुड्स के केस में क्या होता है, आपने पैसे दिए, गुड्स खरीद लिया, गुड्स आपके हुए, पैसे सामने वाले के हो गए, है ना। तो गुड्स तो अलग अलग हो गए ना पैसों से। लेकिन यहाँ पे इनसेपरेबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि एक बार आप जब सर्विस लेते हो तो सर्विस भी सेम है, सर्विस प्रोवाइडर भी सेम है। जो पर्सन आपको सर्विस देगा वही आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट फीचर जो कि है इनसेपरेबिलिटी। सेकेंड फीचर क्या है हमारा, सेकेंड फीचर है हमारा इंटेंजिबिलिटी। सेकेंड फीचर क्या है हमारा, इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी यानी सर्विस को आप देख नहीं सकते हो, कैन नॉट बी सीन। आप सर्विस को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते हो, टेंजिबल नहीं है, ना दिखती है ना उसको टच कर सकते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं इस लेक्चर में जो भी नॉलेज दे रही हूँ वो कहीं आपको दिख रही है क्या मेरी नॉलेज, नहीं। आप उसको टच कर सकते हो क्या, नहीं। लेकिन हाँ आप उसको फील जरूर कर सकते हो, आप सुन के समझ सकते हो कि हाँ मैम ने अच्छे से समझाया भी कि नहीं समझाया, पढ़ाया भी कि नहीं पढ़ाया। तो वो होता है आपका सर्विस का फीचर इंटेंजिबिलिटी। आप किसी भी सर्विस को टच नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, हाँ लेकिन फील जरूर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फीचर आपका आता है वेरिएबिलिटी। सर्विस हमेशा कैसे होती है, चेंज होती रहती है। चेंज यानी जैसे से फॉर एग्जांपल अब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। ये सेम टॉपिक ना मैंने 2 दिन पहले कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो उनको मैंने वहां पे क्या किया था, ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में 2 ही टॉपिक पढ़ाने थे, तो 2 ही टॉपिक पढ़ाने थे, तो मैंने ये टॉपिक को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज को 30 मिनट्स पढ़ाया। कितने मिनट्स पढ़ाया, 30 मिनट्स, है ना। और सेम टॉपिक आज अगर मैं इस यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज को कितने मिनट्स में एक्सप्लेन करने की सोच के बैठी हूँ, 5 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। यानी मैंने क्या कर दिया, मेरी सर्विस वेरी हो गई, चेंज हो गई। मैं तो सेम ही हूँ, कॉलेज में भी मैं ही पढ़ा रही थी, यूट्यूब पे भी आके मैं ही पढ़ा रही थी, लेकिन वहां पे मैंने 30 मिनट लगाए। क्यों, कि वहां पे उनको पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आंसर लिखना पड़ता है ना। लेकिन आपको तो क्या करना है, सिर्फ आपको मीनिंग समझना होता है, आपको सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना होता है। तो एमसीक्यू सॉल्व करने के पर्पस के हिसाब से तो 5 मिनट भी बहुत है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है ना। तो इसलिए सर्विस कैसी होती है, हमेशा वेरी होती रहती है। सेम सर्विस प्रोवाइडर कभी भी आपको सेम टाइप सर्विस नहीं दे सकता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो हर बार आपको डॉक्टर सेम सर्विस नहीं देगा, कोई प्रोफेसर है तो हर बार आपको सेम सर्विस नहीं देगा। सेम टॉपिक भी एक प्रोफेसर सेम नहीं पढ़ाते, है ना। सेम टॉपिक मैंने कॉलेज में 30 मिनट में पढ़ाया, आपको 5 मिनट में पढ़ा रही हूँ, है ना। या हो सकता है मैंने एक डिवीजन में ये टॉपिक 30 मिनट में पढ़ाया था, दूसरे डिवीजन में ये टॉपिक पढ़ाने में मुझे 45 मिनट्स लग गए, ना। तो मैं तो सेम ही हूँ लेकिन फिर भी मेरी सर्विस अलग। एंड लास्ट एंड फाइनल फीचर आता है आपका पेरिशेबिलिटी। सर्विस कैसी हो जाती है, पेरिशेबल हो जाती है। यानी एक पॉइंट के बाद सर्विस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आपने उस पॉइंट तक उस सर्विस को यूज किया, उस सर्विस को लिया तो ठीक है, अगर आपने उस सर्विस को नहीं लिया तो वो सर्विस क्या हो गई, पेरिशेबल हो गई, खत्म हो गई। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, पेरिशेबल होते हैं ना, उनकी एक लाइफ है 5 दिन 7 दिन, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी सेम क्या होता है पेरिशेबिलिटी के केस में, कि अगर आपने टाइम पे सर्विस नहीं ली तो वो सर्विस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे अगर आप कॉलेज नहीं गए तो आज के आपके लेक्चर सारे के सारे मिस हो गए, है ना। तो आपकी जो सर्विस थी लेक्चर की वो पेरिशेबल हो गई, खत्म हो गई। वैसे ही अगर आपने डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुक की है और आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं उस दिन दिखाने को, यानी वो भी क्या है, पेरिशेबल है, वो भी आपकी सर्विस वहां पे खत्म हो गई। ठीक है, आई होप ये चारों जो फीचर्स हैं, पेरिशेबिलिटी, वेरिएबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी, ये क्लियर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42nd क्वेश्चन, which of the following are possible negative impacts of FDI on domestic firms in host countries? क्या बोलता है, नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ किसका, FDI का। FDI का फुल फॉर्म क्या होता है, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलता है, जब भी आप फॉरेन के लोग किसी भी दूसरी कंट्री में, होस्ट कंट्री में, होस्ट कंट्री मतलब क्या होती है, अदर देन योर होम कंट्री, ठीक है, अपनी खुद की कंट्री छोड़ के। जैसे से फॉर एग्जांपल मेरी होम कंट्री क्या है, मेरी होम कंट्री है इंडिया, है ना। मैं तो इंडिया में ही रहती हूँ, तो मेरी होम कंट्री क्या है, इंडिया है। और होस्ट कंट्री क्या हो जाएगी, बाकी सारी कंट्रीज अदर देन इंडिया,
है ना। बाकी कोई भी फॉरेन की कंट्री, इंडिया को छोड़ के कोई भी अगर मैं दूसरी कंट्री बोलूं तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए हो जाएगी होस्ट कंट्री। तो क्या पूछ रहा है हमसे, बताओ एफडीआई का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है डोमेस्टिक फर्म्स के ऊपर, यानी दूसरी देश में जो वहां की कंपनीज है उनके ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो देखते हैं एक एक करके। मार्केट मोनोपोली हो जाती है। मार्केट मोनोपोली क्यों होगी, उल्टा एफडीआई के आने से उल्टा क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है ना। तो मार्केट मोनोपोली तो कहीं से भी नहीं हो सकती। मोनोपोली यानी क्या होता है, सिंगल सेलर। मोनोपोली मतलब ही क्या होता है, सिंगल सेलर, है ना। तो मार्केट मोनोपोली तो नहीं हो सकती, सिंगल सेलर आप मार्केट में नहीं हो सकते एफडीआई की केस। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला ऑप्शन तो कट गया, जहां जहां पे भी फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसको काट दो। नेक्स्ट क्या है, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस। हाँ, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि क्या हो, कि आप क्या हो टेक्नोलॉजिकली किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर, अपनी एफडीआई के वजह से जो फॉरेन कोई कंपनी थी उसके ऊपर डिपेंड हो गए, तो ये चीज हो सकती है। फिर इंक्रीज कंपटीशन, कंपटीशन भी बढ़ गया हो। हाँ ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है, एफडीआई आएगा तो डोमेस्टिक फर्म्स में क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंट्री के अंदर ही बिजनेसेस में कंपटीशन बढ़ जाएगा। एंड सेकेंड और थर्ड तो आएगा ही आएगा। फोर्थ क्या है, प्रॉफिट आउटफ्लो। आपका प्रॉफिट बाहर जाएगा। बाहर कैसे जाएगा, से फॉर एग्जांपल कोई अमेरिकन कंट्री ने इंडिया में एफडीआई में इन्वेस्टमेंट की है, तो एफडीआई में इन्वेस्टमेंट करके जितना भी प्रॉफिट होगा वो इंडिया से तो बाहर ही लेके आएंगे ना, लेके जाएंगे ना। यानी क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला भी राइट है, तो ये भी कट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप किया गया था। एक्चुअली इसका राइट आंसर क्या है, 2, 3 एंड 4, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में ड्रॉप किया गया था। यानी ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जब रिजल्ट आती है, ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप है, मतलब आप में से किसी ने ए टिक किया हो, किसी ने बी किया हो, किसी ने सी किया हो, या किसी ने डी किया हो, सबको 2-2 मार्क्स मिलते। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप क्यों किया गया है, उसका एक रीजन ये भी है कि कभी कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, रेयर है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एफडीआई के आने के वजह से क्या हो, मार्केट में मोनोपोली हो जाए। मोनोपोली यानी मार्केट में आप सिंगल सेलर बन जाओ, ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस हिसाब से सोच के देखें, अगर रेयर चांस भी है तो मार्केट मोनोपोली भी राइट आंसर हो सकता है। हमें क्या चाहिए था, हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसमें 1, 2, 3, 4 चारों करेक्ट होने चाहिए थे। अब चारों एक ही ऑप्शन में है क्या, नहीं, इसलिए उन लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, एनटीए वालों ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। ठीक है, आई होप एफडीआई क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये बेसिक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अपना बेसिक लॉजिक, बेसिक सेंस यूज करोगे, कॉमन सेंस, तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन के आंसर आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन, द स्ट्रैटेजीज ऑफ फ्लैंकिंग डिफेंस, presumptive defense, mobile defense, contractor defense and counter offensive defense is used by which market player। बोलता है ये सारी की सारी जो डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज है इनमें से कौन करता है, मार्केट चैलेंजर, मार्केट लीडर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट निच या स्टार्टअप मार्केट। तो सीधी सी बात है, इन सब चीजों को कौन फॉलो करता है, ये सब स्ट्रेटेजीज कौन यूज करता है, मार्केट लीडर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड, दैट इज मार्केट लीडर। जो मार्केट लीडर होता है, जिसके पास मार्केट का मैक्सिमम शेयर होता है, वही क्या करता है, सारे टाइप के डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज को यूज करता है ताकि वो अपने कंपटीशन को एलिमिनेट कर सके। अपने कंपटीशन से बचने के लिए मार्केट लीडर ही सारी टाइप की स्ट्रेटेजीज को, डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज को यूज करता है। ऐसे क्यों मार्केट लीडर ही क्यों यूज करता है, क्योंकि वो मार्केट का लीडर है। मार्केट के मैक्सिमम शेयर किसके हाथ में है, मार्केट के मैक्सिमम शेयर उसके हाथ में, मार्केट शेयर मैक्सिमम किसके हाथ में है, उस पर्सन के हाथ में। तो सीधी बात है, वो क्या करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्या करने की कोशिश करेगा, अपने कंपटीशन को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनाएगा ताकि वो कंपटीशन को कम कर सके। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मार्केट लीडर। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आ जाती है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये अलग अलग जो स्ट्रेटेजीज थी ना, फ्लैंकिंग डिफेंस, प्रीएम्प्टिव डिफेंस, मोबाइल डिफेंस, कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस, काउंटर डिफेंस, ऑफेंसिव डिफेंस, ये मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्लैंकिंग डिफेंस क्या होता है, फ्लैंकिंग डिफेंस सिंपली मींस कि यहाँ पे आप क्या करते हो, एज अ मार्केट लीडर आप क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो और स्ट्रेंथन करते हो खुद की वीक पॉइंट्स को।
ठीक है, आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आपकी जो खुद की वीक पॉइंट्स है, आपकी खुद की वीक पॉइंट्स है, आप उनको क्या करते हो, पहले तो फाइंड आउट करते हो, फाइंड आउट करने के बाद उसको सुधारते हो, और इंस्टीड ऑफ कि कोई कॉम्पिटिटर आपके ऊपर अटैक करे वो वीक पॉइंट्स को लेके, उससे पहले ही आप क्या करते हो, अपनी वीक पॉइंट्स को खुद ही खत्म कर देते हो। तो वो होता है आपका फ्लैंकिंग डिफेंस। फ्लैंकिंग डिफेंस सिंपली मींस, ये एज अ स्ट्रैटेजी बोलता है कि खुद को सुधारते जाओ, जो भी हमें कमियां खामियां हैं हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सर्विस में, हमारी कंपनी में, उसको सुधार दो, ताकि क्या हो सके, तो कोई और कॉम्पिटिटर हमारी वीकनेस को यूज ना कर पाए। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्लियर है। सेकेंड स्ट्रैटेजी कौन सी है? सेकेंड स्ट्रैटेजी आपकी प्रीएम्प्टिव डिफेंस। सेकेंड स्ट्रैटेजी कौन सी लिखी हुई है? प्रीएम्प्टिव डिफेंस। अब प्रीएम्प्टिव डिफेंस क्या होता है? यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे जब आपका मार्केट सेगमेंटेड होता है, ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप क्या करते हो, आप ऐसा सेगमेंट ढूंढते हो जो किसी ने भी कैटर नहीं किया है। आप ऐसा सेगमेंट मार्केट में फाइंड आउट करते हो जो किसी ने भी कैटर नहीं किया है। से फॉर एग्जांपल आपने कोई नई एरिया फाइंड आउट की जहाँ पे कोई भी अभी तक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, तो आप क्या करोगे, अपना प्रोडक्ट वहां पे बेच के आओगे, है ना। तो ये होता है आपका प्रीएम्प्टिव डिफेंस। प्रीएम्प्टिव डिफेंस में आप क्या करते हो, नया सेगमेंट फाइंड आउट करते हो जिसमें अभी तक आपका कोई भी कॉम्पिटिटर एंटर नहीं हुआ है, और आप उस सेगमेंट को जाके केटर करते हो। ठीक है, यानी आप कॉम्पिटिशन से बच जाते हो। ठीक है, आई होप ये सेकेंड डिफेंसिव स्ट्रैटेजी भी क्लियर है। थर्ड कौन सी है? थर्ड है आपकी मोबाइल डिफेंस। थर्ड क्या है आपकी? मोबाइल डिफेंस। मोबाइल डिफेंस क्या होता है? यहाँ पे मार्केट लीडर जो है वो शिफ्ट कर देता है डोमेन टू न्यू टेरिटरीज। यहाँ पे आप क्या करते हो, नए नए मार्केट्स में एंटर करते रहते हो। नए नए मार्केट्स में आप क्या लेते रहते हो, टाइम टू टाइम एंट्री लेते रहते हो, उसे हम कहते हैं मोबाइल डिफेंस। मोबाइल मतलब मूव होना, है ना। यहाँ पे एज अ आप मार्केट लीडर क्या कर रहे हो, नए नए मार्केट्स में एंट्री कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, आप कंपटीशन को डिफीट कर सको, आप अपने मार्केट को ब्रॉडन कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी थी कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस, है ना। ये सारे वर्ड्स मैं यहाँ से ही उठा रही हूँ क्वेश्चन में से, ना। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कौन सी थी? कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस। कॉन्ट्रैक्टर डिफेंस क्या होता है? यहाँ पे एक मार्केट लीडर क्या करता है, विड्रॉ कर लेता है खुद को मार्केट से। खुद को मार्केट से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है मार्केट से, जहां पे वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहां पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, जहां पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो वहां से आप क्या कर लेते हो, खुद को विड्रॉ कर लेते हो। जहां जहां पे आपको लगता है जो मार्केट में आप वीक हो बहुत, ठीक है, उन मार्केट से आप खुद को विड्रॉ कर लेते हो, ताकि आप बेटर फोकस कर सको। बेटर कंसंट्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर्स डिफेंस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, उन जगह से खुद का ध्यान हटा देते हो, उन मार्केट से खुद का ध्यान हटा देते हो जहां पे आपकी पोजीशन वीक है, और उन मार्केट्स पे आप फोकस करते हो जहां पे आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा है? काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। लास्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है? काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। अब ये स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? ये स्ट्रेटेजी सिंपली बोलती है कि यहाँ पे एक मार्केट लीडर क्या करता है, अटैक करता है किसको, अपने कॉम्पिटिटर्स को। यहाँ पे आप क्या करते हो, कॉम्पिटिटर्स को ही अटैक करते हो। ठीक है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सब कुछ स्टडी करते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अटैक कर देते हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल रिन, टाइड, आप इनकी एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो रिन ने बोला हमारे तो भाई एकदम व्हाइट है, तो टाइड लेके आया कि भाई हमारा तो मतलब सफेदी सफेदी है। उसके कंपैरिजन में सेम एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट रिन के हिसाब से दूसरी कंपनी भी लेके आई, तो आपने क्या किया, उसी कंपनी के ऊपर अटैक किया, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर डायरेक्टली अटैक करना, उसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। सामने वाले ने बोला हमारे डिटर्जेंट से सफेदी आती है, तो आपने बोला हमारे डिटर्जेंट से तो दूध जैसी सफेदी आती है कपड़ों में। तो ये क्या है, आप एज अ मार्केट लीडर आप क्या कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर अटैक कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है आपका काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। पांचों जो स्ट्रैटेजीज है डिफेंस की वो क्लियर है। मैंने मेन वर्ड्स लिख दिए आपके लिए यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो सके, आइडिया आ सके कि क्या बोली जा रही है बात।
और मैंने बहुत ही इजी वे में ये सब समझाने की कोशिश की है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा से बोलती आई हूँ मेरे लेक्चर्स में सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करा रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हो सकता है अब की बार पेपर में क्या हो, इन पे किसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो आपको ये सब चीजें आती होंगी तभी तो आप उसका आंसर दे पाओगे, है ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44th क्वेश्चन, इफ एन एस्टिमेटेड Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन is Q is equals to 10K 0.6 L 0.8, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 10K 0.6 L 0.8 ऐसे होना चाहिए। ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने यहाँ पर टाइपिंग में गलती कर दी है। 0.6 और 0.8 ऊपर पावर में, ठीक है। अब इसका हमसे क्या पूछा है, विच टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल डज दिस प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट। अब इनमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, किस टाइप का रिटर्न टू स्केल इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, नेगेटिव। अब इसको समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, ठीक है। बट ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो मैं इंस्टेड क्या करूंगी, फिलहाल मैं आपको इसका आंसर तो समझा दूंगी और थोड़ा बहुत Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन का अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। लेकिन जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज है ना, उसमें मैं आपका एक लेक्चर डाल दूंगी, अभी लेक्चर नंबर 29। कल ही आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 29, जिसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगी, ये प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करूंगी। कौन सा, Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन। उसमें मैं वहां पे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगी आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, तो आपको आना चाहिए। टाइम बीइंग के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या समझा देती हूँ कि कैसे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल को सिंपली कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जो ऊपर के जो नंबर्स है ना, इनको प्लस कर दो, ठीक है। क्या है नंबर, 0.6 प्लस 0.8, टोटल कितना हो गया 1.4, है ना। टोटल कितना हो गया 1.4, 1.4 ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न है। 1.4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया। अगर 1 से ऊपर आंसर आता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। 1 से ऊपर आंसर आता है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, 1 से नीचे आंसर आता तो डिक्रीजिंग रिटर्न। अगर सपोज आंसर आता 0.5 तो हम उसको डिक्रीजिंग रिटर्न को सही आंसर टिक कर देंगे। और इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है, इन दोनों को मिला के अगर 1 आंसर ही आता तो यानी कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। ये चीज बस याद रखिएगा। दोनों नंबर को प्लस कीजिए, अगर वो आंसर ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न, और कांस्टेंट है इक्वल टू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग रिटर्न। आई होप इसको सॉल्व कैसे करना है फिलहाल के लिए वो क्लियर है। बाकी एक Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन है क्या, ये इकोनॉमिक्स का ना मैं आपको लेक्चर नंबर 29 कल ही प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी, इवन ये न्यूमेरिकल भी वहां पे आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 45th क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन आया है आपका बिजनेस फाइनेंस की सीरीज, है ना। बिजनेस फाइनेंस की सीरीज मैंने पूरी की पूरी कवर की है, टोटल 24 लेक्चर्स है। ट्रस्ट मी, आपको 24 लेक्चर जाके देख लीजिए, आपको पूरा बिजनेस फाइनेंस अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट की सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहिए वहां से जाके 24 के 24 लेक्चर्स देख लीजिए। ट्रस्ट मी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस का आपसे नहीं पूछा जाएगा। सारे टॉपिक्स मैंने वहां पे कवर किए हुए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने वहां पे कराया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझाया है, रेशियो एनालिसिस का टॉपिक मैंने आपको कराया है, जेआईटी क्या होता है, जस्ट इन टाइम, जेआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट इन टाइम अप्रोच, ये भी मैंने आपको समझाया है, या यहाँ पे समझा देती हूँ ये अप्रोच को। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने तीनों चीजें बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट में कवर की, ठीक है। अब ये चारों दिया हुआ है, अगर आपको एक भी आता है तो आपका राइट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे मुझे क्या आता था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन,
अगर आप मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्ट्रेटेजी को यूज करते हो अपनी कंपनी में, तो आप क्या करते हो, आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हो, यानी आप फाइंड आउट करते हो कि स्टैंडर्ड बेसिस पे ऑन एन एवरेज मेरे किस प्रोडक्ट को बनाने का क्या खर्चा आना चाहिए, तो बोलता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस सेल्स, ठीक है। रेशियो एनालिसिस क्या है, रेशियो एनालिसिस आपको हेल्प करता है फॉर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। रेशियो एनालिसिस में हमने बहुत सारे रेशियो सीखे हैं, है ना, वो सारे के सारे रेशियोज, उनकी फॉर्मूलाज, उनके सम्स मैंने आपके साथ डिटेल में 3-4 लेक्चर लेके मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपने नहीं सीखा है, यहाँ पे तो सिर्फ एक मैचअप आ गया है, बट ट्रस्ट मी यहाँ से सम्स भी पूछे जाते हैं, रेशियो एनालिसिस से कई बार फॉर्मूलाज पूछी जाती हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, 24 के 24 लेक्चर अच्छे से देख लो, आपकी एक यूनिट वहां पे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड जस्ट इन टाइम क्या है, जस्ट इन टाइम एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हो, आपका जो स्टॉक है उसको कंट्रोल करने का एक तरीका क्या है, जस्ट इन टाइम। ये टेक्निक कौन यूज करता है, ये टेक्निक जापानीज लोग या कोई फॉरेन कंट्री की कोई टेक्निक है, ये जापान की है या किसकी है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट जस्ट इन टाइम टेक्निक क्या बताता है कि आप स्टॉक को तभी ऑर्डर करो जब उसकी जरूरत है। जैसे से फॉर एग्जांपल मुझे याद है ये जस्ट इन टाइम टेक्निक कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने या ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यूज की थी, कि वो लोग अपने स्पेयर पार्ट्स ऑर्डर ही तब करते थे जब उनको उनकी जरूरत होती थी, यानी आप स्टॉक उतना ही मंगाओ जब आपको उसकी जरूरत है, जस्ट इन टाइम, जब चाहिए तब मंगाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, डिटेल में आप हर एक टेक्निक को, हर एक चीज को बिजनेस फाइनेंस से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि मैं इकोनॉमिक्स का वो लेक्चर डालूं क्या, कॉप डॉगलस फंक्शन का। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर से कल के कल वो लेक्चर आपके लिए डाल दूंगी, बट आप जरूर से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको उसकी नीड है भी कि नहीं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।